हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? कहाँ तक पहुंचे थे? मछली चिड़िया हो गई थी। चिड़िया ने मछली को देख लिया था। मछली ने चिड़िया देख ली थी। वेलोसिटी भी हो गई थी। बुलबुला भी हो गया था। मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम को देख लिया था अपन ने। रेयरर से डेंसर को देख लिया था हमने। स्नेल लॉ बता दिया था। चलो भाई, अब बात आगे बढ़ाएं। बैठो जल्दी से। क्या हो गया भाई? मास्क हटा हुआ है मेरा। शक्ल मेरी वही है। बदली हुई लग रही तुझे आज? मुझे ऐसे देख रहा है, मतलब जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। मतलब ऐसे उसको देखते हैं, ऐसे किसी को जाने पहचाने को देख लिया हो। अच्छा, आज स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। आज नहाया ही नहीं मैं। चलो, ये लॉगिन कर रहे हैं बच्चे। क्लास के बाद। चलो भाई, कंटिन्यू करें। देखो भाई, अभी तक हमने रिफ्रैक्शन जो पढ़ा उसमें एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया था। अब दो लेंगे, है ना। अब दो में पहले मैं प्लेन ले रहा हूं अभी, है ना। कर्ड की अभी बात ही नहीं कर रहे, अभी कर्ड अपन ने पढ़ा ही नहीं है। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब प्लेन में एक का काम तो हो गया अपना। अब बात करेंगे दो की। तो दो में अगर दोनों सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल हो ना, तो इसको बोलते हैं स्लैब। और दोनों के बीच में कुछ एंगल हो जाए ना, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म। तो पहले हम स्लैब लेके चल रहे हैं। तो हेडिंग डाल लो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्लैब। हेडिंग डाले, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्लैब। ठीक है भैया। टाइम पे क्लास छुड़वाया करो, है ना। क्लास टाइम पे, घंटी बज जाए उसके बाद दूसरे टीचर का टाइम शुरू हो जाता है। मैं मेरे समय पे आऊंगा, है ना, और शुरू कर दूंगा आते ही। तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, फिर तुम बाहर तुम कुछ करते रहना, है ना। और हो सकता है थोड़े दिनों बाद फिर बोलूँ बाहर ही बैठो, है ना। मतलब यार, समय खराब होता है यार, मेरा भी सिलेबस है, मुझे भी टाइम पे करना है ना। मैं फिर दूसरे टीचर की का समय लूँ, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना, उनको अच्छा लगेगा। तो फिक्स टाइम, है ना। अगर तुम लेट छुड़ते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं तो समय पे आऊंगा। और समय पे आ जाओ जल्दी से, ठीक है, ताकि अपना समय ना बिगड़े। चलो आ जाओ। अब बात करें रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्लैब। देखो, स्लैब में मैंने बताया कि साहब दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगी, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि इसकी वजह से यहां पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप देखो, लाइट रे हमेशा कहां से लाते हैं हम? ऑब्जेक्ट से। ये मान लिया ऑब्जेक्ट से लाइट आया। मुझे बताओ, मैं अगर आपसे बोलूं कि इधर हवा है, इधर एयर है, इधर एयर है, और ये कोई डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोलता हूं, तो ये रेयरर टू डेंसर आ रहा है कि नहीं? कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, जाएगा भाई, है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और आर आपको पता है आई से क्या होगा? कम। मानते हो भाई? अब मुझे बताओ, यहां पर ये वापस से इस सरफेस पर इंसिडेंट होगा और बाहर आएगा। तो एक बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ था, एक बार रिफ्रैक्शन यहां होगा। तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, है ना। और हम बोले कि ये डेंसर से रेयरर, तो कहां जाएगा? टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल? ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। ये एंगल ऑफ इमरजेंस में बोल देता हूँ साहब ई। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? ठीक है, ये हो गई साहब इंसिडेंट रे, और ये हो गई इमर्जिंग रे। अब सबसे पहली चीज पे बात करें, है ना। यहां पर इस पॉइंट पर स्नेल लॉ अप्लाई करो, है ना। ये पॉइंट पी मान लेता हूं और ये पॉइंट क्यू मान लेता हूं। पी पॉइंट पर आप स्नेल लॉ अप्लाई करो, क्या बोलोगे? आप बोलोगे वन साइन आई बराबर क्या बोलेंगे? म्यू साइन आर। ऐसा बोलेंगे कि नहीं? क्या बोलोगे यार? अच्छा, इस क्यू पॉइंट पे अप्लाई करो। क्यू पॉइंट पे अप्लाई करें तो क्या बोलेंगे? म्यू साइन आर, है ना, बराबर कितना? ये वापस से वन साइन ई। ऐसा बोलोगे कि नहीं? अरे बोलोगे। बताओ, ये यहां से म्यू साइन आर दोनों जगह बराबर कर दूं। ये म्यू साइन आर मैं बराबर करता हूं, तो यहां से क्या आता है? ये साइन आई बराबर साइन ई। ऐसा आता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ इमरजेंस किसके बराबर आया? एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर आया कि नहीं? अरे ये देखो, ई बराबर आई आई आया कि नहीं? अबे हाँ कि ना? तो एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा कि नहीं होगा?
है ना। अगर एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा तो इसका मतलब डिवीजन का वैल्यू 0 होगा। अबे डिवीजन क्या इनिशियल डायरेक्शन से एंगल, अगर एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर आ रहा है, ई बराबर आई आ रहा है, तो डेफिनेटली ये इमर्जिंग रे इस इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा कि नहीं। ये इमर्जिंग रे और ये इंसिडेंट रे बोलो पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ। इमर्जिंग रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब डिवीजन का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। तो भैया एक एक सरफेस से मिलता था या तो आई माइनस आर या आर माइनस आई, हमने कल पढ़ा था, है ना। लेकिन अगर ये दो सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हो गया, स्लैब बन गया, तो नेट डिवीजन का वैल्यू कितना, 0। ठीक है, तो पॉइंट्स देखते जाओ, प्रूफ कोई नहीं मांगने वाला। पहला पॉइंट, स्लैब से एंगल ऑफ इमरजेंस किसके बराबर, एंगल ऑफ, लेकिन ये कब होगा, ये उस केस में होगा जब उधर उधर का मीडियम क्या हो, सेम। उधर का मीडियम अलग हो इधर का मीडियम अलग हो तो ऐसा नहीं होगा, है ना। ये हवा में रखते हैं, है ना, या पानी में रखते हैं, मतलब सराउंडिंग मीडियम कॉमन कर दें, तो इसकी वजह से कोई डिवीजन नहीं होगा। लेकिन एक तरफ का मीडियम कुछ और करते हैं और एक तरफ का कुछ और करते हैं तो फिर डिवीजन होगा। ओवरऑल मैं स्लैब की बात करूं, एक कांच की स्लैब ले लें, उसको हवा में रखते हैं तो उसकी वजह से डिवीजन कितना आता है, 0। लेकिन एक चीज पे गौर करो, ये जो लाइट रे निकल रहा है ये इनिशियल पाथ पे निकल रहा है कि उससे थोड़ा शिफ्ट हो गया। ये लाइट रे इमर्जिंग रे इनिशियल पाथ पर है, इंसिडेंट रे के पाथ पर है, या उससे शिफ्ट हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है, तो इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहलाता है ना। इनिशियल पाथ से जो शिफ्ट होगा इसको बोलेंगे साहब लेटरल शिफ्ट। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है। ठीक है, चलो बनाओ, पॉइंट वाइज लिख लो, पॉइंट वाइज सारे रिजल्ट लिख लो। ठीक है, ये साहब ये इनिशियल पाथ से शिफ्ट हो गया, इसको बोलेंगे एक्स, है ना। ये कोई प्रूफ नहीं मांग रहा तुमसे, एक ही इक्वेशन में लिख दिया मैंने, म्यू साइन आर बराबर साइन आई बराबर साइन आई, नहीं लिखना, ये देखते बता देगा तू पी पॉइंट पे क्या है, क्यू पॉइंट पे क्या है। भाई तेरे को बता ना, म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट से इसमें म्यू साइन थीटा, इसमें म्यू साइन थीटा, इसमें म्यू साइन थीटा, ये बराबर कर दे, कर दिया कर दिया, ये आ गया ई बराबर आई। प्रूफ कौन मांग रहा है तेरे से, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई प्रूफ मांग रहा है, तो तेरे को समझाने के लिए बताया मैंने कि बात हजम हो जाए, है ना, बात समझ में आ जाए। एक होता है ना खाली अपन याद कर लें, है ना, फिर मन में ख्याल आता है कि कैसे आते हैं ख्याल तुम्हारे, ऐसे ख्याल आते हैं क्या तुम्हारे मन में, आते नहीं आते ऐसे ख्याल कि मान लेते हो जो बोला जाए मान लेते हो। भाई जो बोला जाए वो मान लेते हो कि मन में ख्याल आते हैं। हाँ, तो इसीलिए प्रूफ किए जाते हैं, इसीलिए प्रूफ किए जाते हैं। तो नोट डालो भाई, फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस is equal to angle of incident, is equal to angle of incident, is equal to angle of incident in a slab, angle of incident in a slab। समझ पा रहे हो। सेकंड लिखो, सेकंड लिखे इमर्जिंग रे, इमर्जिंग रे, इमर्जिंग रे पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इमर्जिंग रे पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इमर्जिंग रे पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। समझ पा रहे हो, अरे समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, डेविएशन, डेविएशन ड्यू टू स्लैब इज 0, डेविएशन ड्यू टू स्लैब इज 0, डेविएशन ड्यू टू स्लैब 0। कंसेप्ट पकड़ में आया भाई। अगला लिखो, नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइट रे, लाइट रे लेटरली शिफ्ट, लाइट रे लेटरली शिफ्ट, laterally shift from its path, laterally shift from its path। वे अपने पाथ से लेटरली शिफ्ट हो जाएगा सब, और ये शिफ्ट का वैल्यू इतना होगा, देखो फोटो में दिखाया ना एक्स, वो एक्स का वैल्यू टी साइन आई माइनस आर अपॉन साइन आर। ये टी क्या होती है साहब, इसकी थिकनेस, टी होती है स्लैब की थिकनेस। ठीक है, ये आई समझ रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। ये टी है साहब थिकनेस ऑफ स्लैब, टी है थिकनेस ऑफ स्लैब। आई क्या है साहब एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। समझ पा रहे हैं भाई। और एक्स देख रहे हो लेटरल शिफ्ट, एक्स लेटरल शिफ्ट, वे अपने पाथ
भाई स्लैब रखने से अपने पाथ पे नहीं निकला, थोड़ा दूर निकला, है ना। जो शिफ्ट हुआ ना उसको बोल रहे हैं लेटरल शिफ्ट। स्लैब के रखने से अपने ओरिजिनल पाथ पे ना निकल के उससे थोड़ा शिफ्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट ईयर वो एनटीए अभ्यास वालों के पेपर होते थे, सुना था तुमने, दिए तुमने? वो एनटीए वाले पेपर कराते थे, एक एप्लीकेशन में आया था एनटीए अभ्यास, दिए थे पेपर पिछले साल? बोले टेस्ट तो दिए ही नहीं पिछले साल, है ना। बोले ऑनलाइन, वो भी टेस्ट ऑनलाइन ही होते थे, वो फोकट में मिल रहे थे जिनको, जो बच्चे देते थे भाई। कोचिंग पे जैसे मान लिया हफ्ते में 2 हो रहे हैं, तो वहां पे डेली आता था एक पेपर, है ना। वहाँ खूब सारे 100-150 पेपर थे उसमें। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता था, बार बार पूछता था, स्लैब है, उस स्लैब की एक सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए। वही तो, स्लैब की एक सरफेस अगर मैं पॉलिश कर दूं तो ये किसका काम करेगी? ये मिरर का, मोटा मिरर, है ना। तो यहाँ पूछा कि डिवीजन कितना होगा, लाइट रे का डिवीजन कितना होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, लाइट रे का डिवीजन, स्लैब होता तो 0 होता, लेकिन यहाँ स्लैब के साथ साथ मिरर भी आ गया, मतलब स्लैब और मिरर का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से। अरे स्लैब और मिरर का कॉम्बिनेशन हो गया। स्लैब की वजह से कितना होता है? 0। लेकिन एक मिरर की वजह से कितना? π-2i। तो होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहाँ डिवीजन मिलेगा साहब। मैं बोलता हूँ कि लाइट रे आई, रिफ्रैक्ट होके यहाँ गई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आई, और फिर रिफ्रैक्ट होके बाहर गई। ठीक है, ये बाहर गई, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर जितना आई माइ भाई, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर ही होगा, ये आई आएगा, है ना। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये नॉर्मल ड्रॉ करें, ये आर है, ये आर है, तो समझ सकते हो ये भी आर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर डिवीजन अगर मैं आपसे बोलता हूँ क्लॉकवाइज आई माइनस आर हुआ, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आर माइनस आई होगा। तो स्लैब की वजह से तो 0 हो गया। अब रिफ्रैक्शन की वजह से तो 0 हो गया, है ना। ये इस सरफेस और इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ, इसकी वजह से जितना पॉजिटिव, इसकी वजह से उतना नेगेटिव, मामला कैंसिल, बचेगा कौन? या तुम ऐसे भी सोचो ना, ऐसे सोचो, ये 2 का कॉम्बिनेशन है, ये हो गया एक स्लैब, और एक क्या हो गया, एक हो गया मिरर। बोलो, इस स्लैब से जब निकल के बाहर आती है तो डिवीजन 0 होता है कि नहीं? भाई इसकी वजह से डेल 1 0 होता है कि नहीं? लेकिन क्या इसकी वजह से 0 होता है क्या? तो जो नेट होगा वो खाली मिरर का ही तो होगा, और एक प्लेन मिरर का कितना होता है? π-2i। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट आर है कि नहीं है ना। तो यहाँ आंसर क्या बोलूंगा, नेट डेविएशन सिर्फ डेल 2 के बराबर, और हम बोलेंगे π-2r, बोलेंगे भाई, बना लो इसे। ठीक है, ये स्लैब का क्वेश्चन, मतलब बच्चे क्या स्लैब सुन के भावुक हो जाते, बोले स्लैब का मतलब डिवीजन 0, बिल्कुल सही, सही बात। लेकिन एक सरफेस पॉलिश कर दूंगा, ये मिरर बना दूंगा, तो भैया मिरर की वजह से तो होगा ना। भाई स्लैब की वजह से नहीं होता, लेकिन मिरर की वजह से तो होगा। और मिरर का तुम जानते हो π-2i, आई क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट, कहां पर? मिरर पर। तो इस समय मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आर है, इसलिए π-2r। समझ रहे हो भाई? ठीक है, ये पिछले साल एनटीए अभ्यास में 3-4 बार पूछा उन्होंने, ये 3-4 पेपरों में पूछा, मतलब ये। और बच्चे बोलते हैं सर स्लैब बोल रहा है, स्लैब। बोलता आगे भी तो पढ़ो, स्लैब के साथ मिरर भी तो बोल रहा है, तो मिरर भी तो है। LN+ पे क्वेश्चन भेजते हो तुम लोग? अरे LN+ पे डाउट भेजते हो क्या? डाउट होते हैं क्या तुम्हें? तो मेरे पढ़ाने के बाद डाउट आते हैं क्या? मैं देख रहा था कि मेरे पास तो नहीं है, अभी खाली पड़ा है मेरा, नहीं है। तो मेरे व्हाट्सएप पे भरे पड़े होते। कल नहीं दिए जवाब, किसी ने भेजे होते। कल कोई जवाब नहीं दिया मैंने, कल दिन भर पर्सनल। तो कल मेरा दिन था यार, मैच तो रात को था ना। कल मतलब इंश्योरेंस रिन्यू हुआ मेरा साल भर का, मतलब एक कल व्रत रखा गया मेरे लिए यार, अमर हो गया मैं 1 साल के लिए। अब 1 साल का इंश्योरेंस रिन्यू हो गया मेरा। चलो तुम नहीं समझोगे अभी। बना लिया भाई।
चलो एक क्वेश्चन लिखो एनसीईआरटी। हाँ बेटा बोलो। नंबर ऑफ वेव्स प्रोपेगेटेड उसके और किसमें, कल बताया था परसों, टी बराबर एन लैम्डा। ठीक है, एक वेव मीडियम से जाती है तो लैम्डा, दो वेव जाएंगी तो टू लैम्डा, और एन वेव्स जाएंगी तो एन लैम्डा। क्वेश्चन कराया था क्लास में, क्वेश्चन कराया था मैंने, एक क्वेश्चन कराया था क्लास में। नंबर ऑफ वेव्स कितनी प्रोपेगेट करेंगी मीडियम से, क्लास में क्वेश्चन कराया था। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, जाग रहे हो तुम लोग भी? मेरी आवाज आ रही है तुम तक? तो ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? अभी मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन समझ समझ में आ रही है तुम्हें? चलो अगला क्वेश्चन लिखो, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखो। स्लैब पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखे। लिखो लाइट रे इंसिडेंट ऑन स्लैब। क्वेश्चन लिखो लाइट रे इंसिडेंट ऑन स्लैब। इंसिडेंट ऑन स्लैब, angle of at angle of incident 60 degree, 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 if angle of refraction, if angle of refraction, if angle of refraction 30 degree, angle of refraction 30 degree, 30 degree, and light ray emerge out, light ray emerge out, light ray emerge out from slab, light ray emerge out from slab, from slab, light ray emerge out from slab after travel 5 centimeter, after travel 5 centimeter in a slab, after travel 5 centimeter in a slab, find out lateral shift, find out lateral shift in a path of light ray, lateral shift in a path of light ray, lateral shift in a path of light ray। लाइट रे के पाथ में कितना शिफ्ट होगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कितना शिफ्ट होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये एक्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, मैं फॉर्मूला बताया ना लेटरल शिफ्ट का। ठीक है, ये जो 5 सेंटीमीटर मैंने बोला ये क्या है? ये थिकनेस है क्या? ये थिकनेस है? अरे मैंने बोला कितना चला, स्लैब में 5 सेंटीमीटर चल के बाहर आया, तो जो चला वो तो ये चला। अबे स्लैब में जो चला वो तो ये लेंथ है, क्या ये लेंथ थिकनेस है क्या? हाँ, ये जल्दबाजी करते हैं बच्चे, है ना। बोले टी दे दिया, आई दे दिया, आर दे दिया, फॉर्मूला रखो सॉल्व करो, है ना। ये फॉर्मूला रखो और सॉल्व करो। ठीक है, साइन आई माइनस आर अपन कॉस आर, कॉस आर बोला ना मैंने। अरे फॉर्मूला ये लिखा है मैंने, ये लिखा था ना, कॉस आर लिखा था मैंने। नहीं नहीं, सही करो उस फॉर्मूले को यार, वो फॉर्मूला साइन आर नहीं है, कॉस आर है, कॉस आर है, कॉस आर है। वो अगर पहले गलत लिख दिया उसको सही कर लो, लेटरल शिफ्ट को सही कर लो। कॉस आर है, साइन आर नहीं है, समझ पा रहे हो? तो भैया ये थिकनेस नहीं दिया हुआ है ना, ऐसे नहीं खुशी खुशी में खुदकुशी। और आंसर मिलेगा तुम्हें ऑप्शन में ऐसा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चा क्या क्या सोच लेता है ना। तो भैया थिकनेस नहीं दिया हुआ, थिकनेस निकालो। ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएं और थिकनेस निकालें। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना। ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है ये है 5 सेंटीमीटर, और ये थिकनेस है टी। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से बेस दिया है हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस किस में आता है? कॉस, कॉस 30 इक्वल टू टी बाय 5, तो टी इक्वल टू 5 कॉस 30 कितना हो गया? कॉस 30 हो गया √3/2। अरे भाई ठीक है, ये थिकनेस आ गया, थिकनेस आ गया। अब डाटा रखो इसमें, है ना। टी का वैल्यू 5 इंटू √3/2 साइन आई माइनस आर 60 माइनस 30 अपॉन कॉस आर, कॉस 30 हो गया सा। अब ऊपर साइन 30 नीचे कॉस 30, ये tan 30 हो जाएगा।
है ना, ये 5/2 इंटू √3 1030, और 1030 सबको पता है कितना होता है, 1030 सबको पता है 1/√3। ये 5/2 इंटू √3 1030 कितना, 1030 आ गया 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, x का वैल्यू 5/2 सेंटीमीटर, x बराबर 5/2 सेंटीमीटर आ रहा है भाई, ये आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर। कौन सा पकड़ में आया, जाग रहे हो, समझ रहे हो, बात पकड़ में आई भाई? ठीक है, अब स्लैब की वजह से नॉर्मल शिफ्ट निकालते हैं साहब। ठीक है, ये ड्यू टू स्लैब। अब स्लैब की वजह से मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि भैया नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा। ये तो लेटरल शिफ्ट था ना, वही तो लेटरल था। अब नॉर्मल शिफ्ट कितना होता है? ठीक है, मैं आपको बताऊं, देखो जैसे मान लिया मैं यहाँ खड़ा हूं और आप उस तरफ बैठे हैं और बीच में रखी हुई है कांच की स्लैब, बीच में कांच की स्लैब है, तो कांच की स्लैब की वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन में शिफ्ट आता है। मैं जो हूं ना, जिस जगह पर हूं वहां नजर नहीं आऊंगा, थोड़ा पास नजर आऊंगा, मतलब ये नॉर्मली थोड़ा सा आगे है ना। यहाँ कांच की दीवार लगा दी ना, कांच की दीवार, मैं यहाँ खड़ा था ना, तुम मुझे देखोगे, मैं ऑब्जेक्ट, तुम ऑब्जर्वर, तो मैं कहाँ नजर आऊंगा, थोड़ा सा पास। तो ये जो इमेज की पोजिशन में शिफ्ट हुआ, ये कैसे शिफ्ट हुआ, ये स्लैब की तरफ शिफ्ट हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, स्लैब की तरफ मतलब स्लैब के परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल शिफ्ट। अभी इससे पहले वाला शिफ्ट कौन सा था, लेटरल शिफ्ट। ठीक है, चलो मैं निकाल के दिखाता हूं। देखो एक स्लैब, मान लिया एक एक तरफ ऑब्जेक्ट और एक तरफ ऑब्जर्वर, है ना, एक तरफ ऑब्जेक्ट है और एक तरफ ऑब्जर्वर। ये यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट रे आता है, भाई लाइट रे हमेशा कहां से आएगा, ये लो यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, लाइट रे इससे लेकर के आओ। अब तुम्हें पता है हवा से ये ग्लास के अंदर कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, सॉरी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये लो टुवर्ड्स नॉर्मल। फिर वो जब बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, फिर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये जाएगा भाई, है ना। अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गया, ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, लेकिन जब तुम इसको यहां से देखोगे तो लाइट रे आपको ऐसा लगेगा कि साहब ये यहां से आ रहा है। देखो ये लाइट रे थोड़ा थोड़ा यहां से आता हुआ लगेगा, है ना, ये थोड़ा लाइट रे यहां से आता हुआ लगेगा, लगेगा भाई, मतलब इमेज यहां बनता हुआ लगेगा। अबे ऑब्जेक्ट वहां था, इमेज यहां बनेगा कि नहीं, अबे हाँ कि ना बोलो, है ना, ऑब्जेक्ट था वहां लेकिन लगेगा यहाँ पर। बताओ पास में आया कि नहीं आया, किसकी वजह से आया, स्लैब की वजह से। अगर ये स्लैब नहीं होता तो कहाँ कहाँ दिखता, वहीं दिखता। अबे स्लैब नहीं होता तो बीच में कोई गलतफहमी होती क्या, है ना, ऑब्जेक्ट जहां होता वहीं दिखता है, स्लैब के आने से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, है ना। इस शिफ्ट को कौन सा शिफ्ट बोलते हैं साहब, ये लेटरल शिफ्ट की नॉर्मल शिफ्ट। ये नॉर्मल शिफ्ट को मैं यहाँ पर सिंबल दे रहा हूँ एस, है ना। इस एस का जो वैल्यू आता है, इस एस का वैल्यू आता है T1 - 1/μ, ये आएगा T1 - 1/μ। टी समझ रहे हो, टी क्या हो गया साहब, टी हो गया थिकनेस ऑफ इमेज, और म्यू क्या हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बना लो फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, प्रूफ प्रूफ कोई नहीं मांगेगा तुमसे इनके, कि लेटरल शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट इनके डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला। ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको ध्यान रखने कि भैया लेटरल कितना शिफ्ट होता है और नॉर्मल कितना शिफ्ट होता है। लाइट रे अपने पाथ पर नहीं बाहर बाहर आता, किसी और पाथ पे बाहर आता है, उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। और ये जो इमेज की पोजीशन है, ये स्लैब के थोड़ा पास दिखाई देती है, तो इसको बोल रहे हैं नॉर्मल शिफ्ट। इतना शिफ्ट हो गया, है ना। अच्छा शिफ्ट कहाँ हुआ, दूर हुआ कि पास हुआ, हाँ ये भी लिख लेना साहब, थोड़ा सा पास, इमेज थोड़ी सी पास दिखाई देगी, ये इमेज जो दिखाई देगी जहां ऑब्जेक्ट था उसके कंपैरिजन में थोड़ी पास दिखाई देगी। कौन से पकड़ में आ रहा है भाई, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, अब एक स्लैब नहीं होती, दो होती तो दोनों की वजह से शिफ्ट होता, अब तीन होती तो तीनों की वजह से होता, एन होती तो वो सबकी वजह से होता, और सबकी वजह से ये इमेज कहाँ दिखती, दूर की पास, हाँ सबकी वजह से इमेज दिखाई देती पास पास पास। ठीक है, तो लो साहब, अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के केस, अलग अलग तरह की सिचुएशन दे रहा हूँ। ये एन स्लैब मैंने अरेंज कर दिया, एन स्लैब मैंने रख दिया पैरेलल में, और यहाँ पर एक तरफ ऑब्जेक्ट एक तरफ ऑब्जर्वर। लो साहब, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा,
ये n1 है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये μ2, ये μ3, ये हो गया μn, ये थिकनेस T1, ये T2, ये T3, ये Tn हुआ भाई। अब एक तरफ ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ क्या है, ऑब्जर्वर। एक तरफ तो ऑब्जेक्ट और दूसरी तरफ क्या होगा, ऑब्जर्वर। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ऑब्जेक्ट जहां था वहीं नजर आएगा क्या, थोड़ा पास या दूर, है ना, एक की वजह से शिफ्ट होगा कि सबकी वजह से? तो मुझे बताओ ऐसा तो नहीं कि किसी की वजह से पास शिफ्ट हो रहा है और किसी की वजह से दूर शिफ्ट हो रहा है, सबकी वजह से पास ही होगा। तो नेट शिफ्ट क्या बोलोगे, नेट शिफ्ट बोलोगे जितने भी स्लैब हैं सबकी वजह से शिफ्ट को स्केलर एडिशन। भाई पहले का दूसरे का ऐसे एनवे का S1 + S2 अप टू कितना होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? पहले का शिफ्ट बोलो, पहले का शिफ्ट क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे T1 1 - 1/μ1। दूसरे का शिफ्ट T2 1 - 1/μ2। ऐसे एनवे का शिफ्ट, एनवे का शिफ्ट तो Tn 1 - 1/μn होगा कि नहीं? अब हाँ कि ना बोलो, ये नेट शिफ्ट आ जाएगा साहब। ये नेट शिफ्ट जितनी भी स्लैब है सबकी वजह से जोड़ दो, ठीक है, स्केलर एडिशन, और सबकी वजह से क्या होगा, पास होगा। ऐसा नहीं कि एक स्लैब दूर करती है एक स्लैब पास करती है, सबकी वजह से पास पास पास, तो नेट शिफ्ट इतना होगा। अब इसी स्लैब की प्रॉपर्टी को यूज करके मैं बर्तन की एपरेंट डेप्थ निकालता हूँ, है ना, एपरेंट डेप्थ भी इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग निकालते हैं। अब वो कैसे, हाँ कंटेनर, है ना, कैसे वो भी देखो। ये बना लिया इधर वाला फोटो, इधर वाला बना लिया, ठीक है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला है T1 - 1/μ। T है थिकनेस और म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब मटेरियल, है ना। अच्छा दोनों तरफ का मीडियम सेम है, वो दिख रहा है ना, मतलब उधर हवा होती और इस स्लैब के इस तरफ पानी होता तो वही दो स्लैब हो जाती, फिर दो स्लैब हो जाती, है ना। पानी के बाद एक और तेल भरा होता, ये लो 3 हो जाती। फिर एक और कांच लगा होता, 4 हो जाती। ये इसलिए तो बताया ना कि एक से ज्यादा लगा दिए, 2 3 4 पैरेलल, तो ये सबकी वजह से शिफ्ट निकाल के ऐड कर दो। और हमेशा इमेज की पोजीशन कहाँ दिखेगी, दूर की पास। ये रियल इमेज होगा कि वर्चुअल होगा, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। लाइट रे वहां से आती हुई लगे, आती हुई लगे तो क्या है, वर्चुअल है यार। चलो अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि मैं इमिक्सिबल लिक्विड देता हूँ। इमिक्सिबल लिक्विड मतलब जेली, समझते हो ना जेली? मैं जेली की लेयर बना सकता हूँ एक के ऊपर एक, भाई हरे रंग की जेली, लाल रंग की जेली, पीले रंग की जेली। अबे लिक्विड तो मिला नहीं सकता, लिक्विड तो डालूंगा तो मिक्स हो जाएगा यार, है ना। तेल तेल अगर मैं पानी के ऊपर तेल जाके डाल दूं, मिट्टी का तेल, पेट्रोल का तेल, घासलेट, कुछ भी, समझ रहे हो, वो तो मिक्स हो जाएगा यार। अब भले ऊपर ऊपर थोड़ा तैरता रहे, मिक्स हो जाएगा ना। तो मैं इमिक्सिबल लिक्विड्स की बात कर रहा हूँ, और इमिक्सिबल लिक्विड्स कौन से हो जाएंगे, जेली। जेली की लेयर बना दो। लो साहब ये एन लिक्विड्स आपको दे रहा हूँ, एन लिक्विड्स। अब ये लिक्विड मैं आपको बोलता हूँ कि साहब एक के ऊपर एक बर्तन में रख दिए हम। ये बर्तन है, कंटेनर है, इसमें हम ये लेयर्स बना देते हैं, ये लेयर बना देते हैं, लाल रंग की, ये हरे रंग की, चलो रंग बिरंगी, पेन है ही नहीं रंग बिरंगे, और ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी बना दी यार। चलो कोई बात नहीं, ये लो अलग अलग रंग, मैं ये लो ऐसे शो कर देता हूँ, ये एक अलग है, ये दूसरा कोई अलग है, ये तीसरा कोई अलग है, ये चौथा कोई अलग है, ये देखो अलग अलग, समझ रहे हो, बिना मिक्स होने वाले। ये इसकी यहाँ पर मैं डेप्थ बोल देता हूँ D1 है, इसकी डेप्थ बोल देता हूँ D2 है ना। वहां थिकनेस बोल रहा था, यहाँ डेप्थ बोल रहा हूँ, तो इतना इससे तो फर्क है ना। अरे स्लैब में थिकनेस बोल रहा था, यहाँ डेप्थ बोल रहा हूँ, है ना। ये एन यहाँ पर लिक्विड मैंने रख दिए, ये डेप्थ D1 D2 DN, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये μ2, ये μ3, और ये कितना हो जाएगा साहब, μn। एन ए मिक्सिबल लिक्विड्स, बिना मिक्स होने वाले एन लिक्विड्स, एक के ऊपर एक लेयर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है भाई, है ना। अब मुझे बताओ, ये तो थ्योरेटिकली आप जानते हो कि इसका बॉटम कहाँ दिखेगा, इस बर्तन का बॉटम कहाँ दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, है ना, जानते हो ना यार, बिना ये तो अपन ने कल ही बात कर ली थी। अब इसको स्लैब अगर मानता हूं मैं, और मैं इस तरफ से देखता हूँ, ये सामने से देखता हूँ, तो बताओ नॉर्मल शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, पास में होगा कि दूर होगा? तो ये बॉटम यहाँ दिखेगा कि थोड़ा ऊपर दिखेगा, है ना, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। मान लिया यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये देखो बॉटम यहाँ दिख रहा है ना। मैं बोलता हूँ ये बॉटम यहाँ था, बॉटम यहाँ था, लेकिन इसकी इमेज यहाँ दिख रही है ना, ये इमेज ऑफ बॉटम यहाँ हमें दिख रहा है ना। तो ये तो जो बॉटम की गहराई है,
ये तो एक्चुअल गहराई होगी साहब। अब ये तो वास्तविक गहराई होगी, एक्चुअल डेप्थ होगी। और ये जो होगी ये कौन सी होगी? हाँ, ये एपरेंट डेप्थ होगी साहब। ये होगी इसकी एपरेंट डेप्थ। ये फोटो देख के समझ में आ रहा है साहब? ये बर्तन का इमेज थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, है ना, बॉटम होगा नीचे, लेकिन दिखाई देगा कहाँ? ऊपर। सबको समझ में आ रहा है सब? है ना? ये निकालना है मुझे एपरेंट डेप्थ। अब मुझे बताओ, ये जो ऊपर दिखा, मतलब इमेज थोड़ी सी पास गई, तो ये शिफ्ट कितना होगा? ये तो समझ रहे हो ना? अब ये इमेज की पोजीशन में जो शिफ्ट हुआ वो अपने निकाला, वो देखो। वो स्लैब मानो इनको, इनको स्लैब मानो, तो ये इतना शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? बगल में लिखा आपने, है ना? अगर मैं इस पूरी एक्चुअल डेप्थ में से ये वाला शिफ्ट माइनस कर दूं तो एपरेंट डेप्थ आएगा कि नहीं? एपरेंट डेप्थ निकाल सकता हूं ना? मतलब स्लैब का यूज करके मैं लिक्विड की प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं, देखो सारी। चलो निकाल देते हैं। ये मिटा दूं भाई? ये मिटा दूं ना? अच्छा, अब क्या करना है साहब? डी एपरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल माइनस शिफ्ट। यहां से देखो, दोबारा दिखा रहा हूं। डी एपरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल माइनस क्या करेंगे? शिफ्ट। ये डी एपरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल माइनस क्या बोलेंगे? शिफ्ट। अब फटाफट बोलो डी एक्चुअल कितना? फटाफट बोलो डी एक्चुअल कितना है? डी एक्चुअल कितना है? D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 अप टू कितना? DN। होगा कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर सम करो। ये D1 से लेकर DN तक सम कर दो। D1 प्लस D2 अप टू DN। ये आ गया D1 प्लस D2 अप टू DN। अब शिफ्ट देखो, पहले की वजह से शिफ्ट कितना? D1 बाई म्यू 1। दूसरे की वजह से शिफ्ट कितना? D2 बाई म्यू 2। अभी निकाला ना अभी आपने? ठीक है, सॉरी ये निकाला ना, T1 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1। क्या बोलेंगे? पहले की वजह से D1 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1। दूसरे की वजह से D2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2। ऐसे nवे की वजह से DN 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1। स्टेप समझ में आ रही है भाई? ये माइनस करो, ये माइनस करो। देखो D1 से D1 कैंसिल होगा, है ना? ये क्या बचेगा? ये बचेगा D1 बाई म्यू 1 प्लस D2 बाई म्यू 2 अप टू कितना? DN अपॉन म्यू 1। बचेगा कि नहीं? अबे हाँ कि ना बोलो। ये डी अपरेंट आ रहा है, ये अपरेंट आ रहा है। डी अपरेंट इतना होगा, D1 बाई म्यू 1 प्लस D2 बाई म्यू 2 अप टू DN अपॉन म्यू 1। कौन से पकड़ में आया? अरे बात पकड़ में आई? अबे समझ पा रहे हो? तो जाग रहे हो? है ना? ये n लिक्विड थे इसलिए n टर्म्स तक ले रहे हैं। अच्छा, एक होता तो एक ही लेता, दो होते तो दो दो टर्म लूंगा, अच्छा तीन होंगे तो तीन टर्म लूंगा, 10 होंगे तो 10 लूंगा यार। अब ये समझ पा रहे हो ना? चलो अगर मैं बोल दूं n बराबर 1 ही है, मैं बोलता हूँ कि n बराबर 1, ओनली एक लिक्विड है। ये देखो बर्तन में एक ही लिक्विड है। अब बताओ, एक ही लिक्विड है तो क्या गहराई कम हो जाएगी क्या? अरे मुझे बताओ, क्या वास्तविक जगह पे नजर आने लग जाएगा क्या? एक ही लिक्विड भी भरता हूं तो क्या एक्चुअल डिस्टेंस पे नजर आएगा क्या? थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा ना? ये देखो यहाँ नजर आएगा, ये बॉटम यहाँ नजर आएगा, है ना? बॉटम था यहाँ, है ना, लेकिन इसकी इमेज हमें यहाँ नजर आएगी। ये नजर आएगी साहब इमेज ऑफ बॉटम। इमेज ऑफ बॉटम यहाँ दिखेगा। अब यहाँ दिखेगा तो ये क्या है साहब? ये डी अपरेंट है। अबे है कि नहीं डी अपरेंट? बताओ, ये यहाँ से कितनी टर्म लूं मैं? कितनी टर्म लूं? एक लिक्विड है तो एक ही टर्म लूं ना? एक ही टर्म लूं तो मैं क्या बोलूंगा? डी अपरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल बाय म्यू लिक्विड, जो भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ऐसा बोलोगे कि नहीं? अबे हाँ कि ना? अबे दो होता तो दो टर्म लेता, एक है तो एक टर्म लूंगा, है ना? चलो दो होते, n बराबर 2 लेके दिखाता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ n बराबर 2 है, n बराबर 2, ये लो दो इमिक्सिबल लिक्विड, ये पहला लिक्विड, है ना, ये लो पहला, और इसके ऊपर एक दूसरा, इसके ऊपर एक दूसरा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बना दी हमने, है ना? इसकी गहराई बोल रहा हूँ साहब D1, इसकी गहराई बोलता हूँ साहब D2, ये साहब म्यू 1 और ये म्यू 2। देख पा रहे हैं? है ना? दो भर दिए अपन ने। अरे भर दिए तो बताओ पेंदा कहाँ नजर आएगा? बॉटम पर या थोड़ा उठा हुआ? इसमें एक का हाथ होगा कि दोनों का? वे दो है तो दोनों का हाथ होगा ना। ऐसा थोड़ी कि एक चुपचाप बैठा रहेगा कि बोले तू कर ले, बोले मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसे होता है क्या? बोले एक लिक्विड ने तो कुछ नहीं किया और दूसरे की वजह से एपरेंट डेप्थ आ गई, है ना? गलतफहमी एक की वजह से कुछ नहीं हुई। ऐसा जब हो सकता है जब उस एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के बराबर हो। अरे गलतफहमी कब आती है? जब कुछ और हो, कोई दूसरा मीडियम हो। तुम रेयरर से रेयरर को देखोगे तो गलतफहमी आएगी क्या? डेंसर से डेंसर को देखोगे गलतफहमी आएगी क्या? अरे पानी के अंदर बैठ करके ऑब्जेक्ट भी पानी में, इमेज भी पानी में, को गलतफहमी आएगी? है ना? दोनों हवा में, कोई गलतफहमी आएगी क्या? अभी मैं जहां तुम्हें नजर आ रहा हूँ उतना ही दूर हूँ कि उससे ज्यादा हूँ?
मतलब अभी मैं तुम्हें एक्चुअल दिख रहा हूँ कि अपरेंट दिख रहा हूँ? अबे रियल इमेज दिख रही है मेरी या वर्चुअल दिख रही है? जितने पर वास्तव में डिस्टेंस है उतने पे नजर आ रहा हूँ ना, है ना? ये तो मीडियम बदलते हैं तभी गलतफहमी आती है ना, कि ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में और ऑब्जर्वर किसी और में, है ना, देखने वाला कहीं और दिखाने वाला कहीं। अबे तभी तो गलतफहमी आएगी। चलो अब ये डी एक्चुअल, डी अपरेंट, डी एक्चुअल बोलो कितना है? डी एक्चुअल बोलो इस केस में कितना है? D1 प्लस D2 है। अब मैं अगर बोलूं तो डी अपरेंट कितना आएगा? पहले की वजह से D1/μ1, दूसरे की वजह से D2/μ2। होगा कि नहीं? अबे हाँ कि ना? अच्छा, इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक ही लिक्विड मान लें, अगर पूरे कॉम्बिनेशन को एक ही लिक्विड मान ले तो डी अपरेंट क्या बोलता मैं बोलता डी एक्चुअल डिवाइड बाय उस कॉम्बिनेशन का म्यू। अबे ऐसा बोलता कि नहीं? इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर मैं एक ही लिक्विड मान लूं तो मैं क्या बोलता? डी एक्चुअल बराबर डी अपरेंट अपॉन म्यू लिक्विड, बोलता कि नहीं बोलता? और डी एक्चुअल कितना? D1 प्लस D2 है कि नहीं है? अबे है कि नहीं है ना? एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इससे, उसमें क्या म्यू कॉम्बिनेशन पूछ रहा है साहब, है ना? इन दो लिक्विड को मिला करके एक ही लिक्विड मान लिया जाए तो कॉम्बिनेशन का म्यू लिक्विड कितना? ये बन जाएगा D1 प्लस D2 डिवाइड बाय D1/μ1 प्लस D2 अपॉन कितना? μ2। अरे बात पकड़ में आई भाई? अरे बात समझ रहे हो? है ना? एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि दोनों गहराई बराबर है, ये D1 और D2 बराबर है ना? D1 बराबर D2 बराबर D, मतलब जो लिक्विड आपने भरे हैं वो बराबर बराबर गहराई तक भरे हैं, बराबर बराबर। ये तो इसमें बराबर रखते हैं, इसमें बराबर रख के हम सॉल्व करते हैं ना तो म्यू कॉम्बिनेशन आता है 2 μ1 μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2। समझ पा रहे हैं भाई? अबे हाँ कि ना बोलो? अब बोलो भाई, तो बना लो इसे। ठीक है, ये म्यू कॉम्बिनेशन आ गया, है ना? ये एक की वजह से बोले तो एक को पकड़ लिया, एक टर्म ले लिया हमने। दो की वजह से बोलता तो दो ले ली, तीन बोलता तो तीन ले लेता, 10 बोलेगा तो 10 ले लेंगे। मतलब करेंगे सब, ऐसा नहीं कि एक कर रहा है एक नहीं कर रहा। बोले एक की वजह से शिफ्ट हुआ दूसरे की वजह से नहीं हुआ, बोले क्यों? बोले आज बीमार था वो। तो ऐसा नहीं चलेगा भाई, है ना? होता है ना, बच्चों से होमवर्क के लिए बोलो तो दो ही बहाने होते हैं, या तो कॉपी कर रह गई, है ना, या बोले बीमार था, है ना? भोली सी शक्ल बना लेंगे, बिल्कुल मासूम सी, कि इनसे मासूम कोई नहीं। तो बोले बीमार था मैं तो, है ना, या फिर कॉपी घर छूट गई थी, है ना? ये दो बहाने फिक्स होते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ कोई बहाना नहीं। दो हैं तो दोनों की वजह से होगा, तीन है तो तीन की वजह से होगा। मेरी भावनाएं समझ पा रहे हो भाई? हाँ, ये म्यू कॉम्बिनेशन ये यहाँ से आया ना, इसको बराबर किया, देख इसको सॉल्व कर, ये म्यू से यही तो आएगा, है ना? इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक ही लिक्विड मान ले तो उस लिक्विड का एक्चुअल डेप्थ कितना हो गया? D1 प्लस D2 डिवाइड बाय म्यू। एक की वजह से मैंने बोला ना ये लगाएगा, डी अपरेंट बराबर डी एक्चुअल अपॉन म्यू लिक्विड। ये म्यू लिक्विड लगा दिया ना मैंने। मेरी भावनाएं पकड़ में आ रही है तुम्हें? समझ रहे हो? हाँ, ये ऑनलाइन वालों तुमसे पूछा नहीं बहुत देर से, मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तुम्हें? अभी यस और नो बोलो कुछ। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, नोट कर रहे हो? चलो जल्दी जल्दी नोट करो, नोट करो भाई जल्दी जल्दी। ये पेंदा थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता है, तो जहां नजर आता है उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। बना चुके? ये वाला बना लिया? क्या बोल रहा है? काहे की 2 क्लास? कब? किसने कहा? तू मुझसे पूछ रहा है? 2 3 के एक दिन नहीं बता कभी? कोई टीचर छुट्टी पे क्या? कोई टीचर छुट्टी भी जाता है? कोर्स ही हो गया? टेस्ट में जितना आ रहा है उतना हो गया? केमिस्ट्री का भी हो गया? तो हो गया तो फिर कल से क्लास नहीं है उनकी? तो फिर जल्दी लेट, लेट क्यों छोड़ा? लेट क्यों छोड़ा फिर? अच्छा, तो कल क्या करेंगे फिर? तो मतलब दूसरे कल दूसरे मतलब क्या बोलूंगा, है ना? मैं भी आज 10 मिनट खाऊंगा।
ठीक है, इन दोनों को एक ही लिक्विड मान लें तो कॉम्बिनेशन का म्यू बताया मैंने। ये ऊपर वाला बना चुके हैं, ये बना चुके हैं भाई, एक लिक्विड बना लिया है। अबे n बराबर 1 बना लिया है। ठीक है भाई, एक अगर लिक्विड है तो एक्चुअल इतना। ये थ्योरेटिकल एग्जांपल तो मैं कल बता ही चुका था कि बॉटम जो है वो थोड़ा उठा हुआ नजर आता है। सिक्का रख दें, अगर सिक्का रख दें बॉटम पर तो वो सिक्का कहाँ नजर आएगा? थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा पास। बताया था यार, है ना। रॉड रख दें, है ना, रॉड का आधा हिस्सा पानी में आधा हिस्सा हवा में, तो रॉड टेढ़ी नजर आती है। कारण क्या है? रिफ्रैक्शन। सब बताए थे मैंने। तुम मछली चिड़िया को देखे, चिड़िया मछली को देखे, सब कर लिया था कल। चलो अब क्वेश्चन करते हैं इस प्रॉपर्टी पर। अब क्वेश्चंस देता हूं मैं। अब इन प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करते हैं। लो साहब, एक कंटेनर, इसके बॉटम पे रखा एक सिक्का, है ना, ये सिक्का रखा साहब, सिक्का, कॉइन। और फिर इसको पूरा का पूरा, इस कंटेनर को पूरा का पूरा लिक्विड से भर दिया। ये कंटेनर को पूरा का पूरा लिक्विड से भर दिया। एक सिक्का रखा है और पूरा लिक्विड से भर दिया है। देख रहे हो भाई? अभी दिख रहा है भाई? ठीक है, अब बोल रहा है कि ये सिक्का है ना, ये नजर आता है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ये नजर आता है 10 पर। तो बोल रहा है कि बताओ इस कंटेनर की एक्चुअल डेप्थ कितनी होगी। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन। वो बना लिया सबने? ये बन चुका है भाई? सबका बन गया? बना लिया? क्वेश्चन लिखो फिर। देखिए, कॉइन प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ कंटेनर, कॉइन प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ कंटेनर, coin placed at bottom of container, at bottom of container is appeared, is appeared, is appeared at 10 centimeter depth, 10 centimeter depth, 10 centimeter depth from surface, 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 if refractive index of liquid, refractive index of liquid 5/3, 5/3, 5/3, find out find out actual depth of container, find out actual depth of container, find out actual depth of container। मुझे बताओ, सिक्का तुम्हें जहां दिखाई दे रहा है क्या वास्तव में वहां होगा क्या? तुम्हें 10 पे दिख रहा है तो क्या वास्तव में 10 पे होगा? तुम्हें अगर 10 पे दिख रहा है तो क्या बर्तन की गहराई 10 होगी क्या? ज्यादा होगी या कम होगी? तो वही पूछ रहा है कितनी होगी। ठीक है, वही पूछ रहा है कितनी होगी। अब तुम्हें पता है, एक अगर भरा है, एक भरा है, तो डी एपरेंट बराबर क्या बोलते हैं? डी एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू लिक्विड। ठीक है, ये डी एपरेंट बराबर डी एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू लिक्विड, ऐसे ही बोलोगे ना। तो डी एक्चुअल निकालना है, ये होगा म्यू लिक्विड इंटू डी एपरेंट, होगा कि नहीं? म्यू लिक्विड का वैल्यू कितना? 5/3। डी एपरेंट कितना? 10 सेंटीमीटर। तो डी एक्चुअल कितना आएगा? ये आएगा 50/3 सेंटीमीटर। आएगा कि नहीं? ये डी एक्चुअल आएगा 50/3 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? समझ रहे हो? तो जाग रहे हो? कोई बात पकड़ में आ रही है? चलो एक और लिखो फटाफट। तो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जहां दिखता है वास्तव में वो होता नहीं है ना, कहीं और होता है। एक और लिखो, एक क्वेश्चन और लो। लिखो, बॉटम ऑफ कंटेनर, बॉटम ऑफ कंटेनर, bottom of container is appeared at 20 centimeter depth,
at 20 centimeter depth, 20 centimeter depth, when it is completely filled with water, when it is completely filled with water, completely filled with water, and it is appeared, and it is appeared at 30 centimeter. It is appeared at 30 centimeter, 30 centimeter from surface, from surface, from surface, when तो मैंने लिक्विड वाटर बोल दिया क्या? मैंने लिक्विड वाटर बोल दिया क्या? वाटर की जगह लिक्विड लिख लो, जहां वाटर लिखा ना, वाटर की जगह लिक्विड लिख लो, लिक्विड, वाटर की जगह लिक्विड लिख लो, लिक्विड. And it is appeared 30 centimeter from surface when container empty, when container empty, when container empty, find out refractive index, refractive index of liquid, find out refractive index of liquid. जब बर्तन पूरा खाली है तो 30 पे नजर आता है, बॉटम 30 पे नजर आता है, और जब तुम इस लिक्विड से भर देते हो तो तुम्हें 20 पे नजर आता है. तुम मेरी भावनाएं समझ रहे हो? जब खाली है तो 30 पे, अब खाली है तो कोई गलतफहमी होती है क्या? तो एक्चुअल डेप्थ 30 होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब एक्चुअल डेप्थ कितनी है? 30. और एपरेंट डेप्थ कितनी है? एपरेंट डेप्थ है कितनी? 20. तो म्यू पूछ रहा है साहब, है ना, म्यू पूछ रहा है आपसे, तो क्वेश्चन खत्म. डी एपरेंट बराबर डी एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू लिक्विड. तो म्यू लिक्विड कितना होगा? डी एक्चुअल डिवाइड बाय डी एपरेंट. अब डी एक्चुअल कितना? 30, ये कितना? 20. आंसर आएगा 3/2 यानी 1.5 होगा भाई. इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.5. क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई? कोई समझ पा रहे हो? हाँ भाई, अगला देखो साहब, एक माइक्रोस्कोप लगा रहे हैं साहब, एक माइक्रोस्कोप बर्तन के पेंदे को देखने के लिए लगा रहे हैं, है ना. माइक्रोस्कोप लगा रहे हैं, बर्तन के पेंदे को देखना है, बॉटम को देखना है. एक बार बर्तन खाली है तब देखा, एक बार बर्तन भरा है तब देखा. ठीक है, बर्तन खाली है तो ये दिखता था हमें, यहाँ पर बोल रहा है कि साहब जब बर्तन खाली है ना तो आपको 15 सेंटीमीटर पे दिखता है. मतलब इसका जो आपको जो फोकस करना पड़ता है ना, वो 15 पे करना पड़ता है बॉटम को देखने के लिए. अब आपने इसको पानी से भर दिया, तो यहाँ पर अभी भी मुझे इसका बॉटम ही देखना है, तो मुझे माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, पहले वाली पोजीशन से कितना शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इसको बॉटम पर ही फोकस कर सकूं. पहले भी मैं बॉटम पर देख रहा था, अभी भी मैं बॉटम को देखना चाहता हूँ. खाली बर्तन में भी बॉटम को देखता था, बर्तन भर के भी बॉटम को देखना है. तो बोल रहा है कि यहाँ पर माइक्रोस्कोप को आप बॉटम पर ही फोकस करते हैं तो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो लिख लो, कंडीशन लिख लो, पहले पहले कंडीशन लिख लो, लिख लो. माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप is used, microscope is used to focus, microscope is used to focus bottom point, to focus bottom point of container, bottom point of container. Microscope is used to focus bottom point of container, bottom point of container when container completely empty, when container completely empty, completely empty, then it is focused, then it is focused at 15 centimeter depth. It is focused at 15 centimeter depth.
15 centimeter depth, 15 centimeter depth, and when 15 centimeter depth, find out shift of microscope, shift of microscope to focused bottom point, to focused at bottom point, when container completely filled with water, when container completely filled with water, when container completely filled with water. खाली बर्तन था। अब मुझे बताओ, खाली बर्तन है तो कोई गलतफहमी होगी क्या? तो ये 15 सेंटीमीटर मतलब ये बर्तन की एक्चुअल डेप्थ होगी कि नहीं? लेकिन जब पानी भर देंगे तो एपरेंट डेप्थ मुझे बताओ, क्या 15 होगी? क्या 15 से ज्यादा होगी या कम होगी? अरे 15 से ज्यादा की कम है ना। ये देखो एक्चुअल डेप्थ कितनी है साहब इसकी? 15। ये एक्चुअल डेप्थ है 15। ये एपरेंट डेप्थ कहाँ मिलेगी आपको? 15 से कम पर मिलेगी। तो मुझे बताओ शिफ्ट कितना करना पड़ेगा? इतना शिफ्ट करना पड़ेगा। भाई पहले तुमने यहाँ फोकस किया हुआ था, अब तुम्हें यहाँ फोकस करना पड़ेगा। अरे देखना तो बॉटम को ही है ना। जब बर्तन खाली था तुम यहाँ फोकस करते थे, अब बर्तन भरा हुआ है तो यहाँ फोकस करोगे ना। तो भैया शिफ्ट कितना हुआ? ये एस हुआ कि नहीं हुआ? अब हुआ कि नहीं हुआ? अब हाँ कि ना बोलो, अब कुछ बोलो। हाँ ये शिफ्ट पूछ रहा है आपसे, ये शिफ्ट पूछ रहा है कि शिफ्ट का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो भैया ये शिफ्ट कितना दिख रहा है? ये डी एक्चुअल है। हम बोलेंगे एस बराबर डी एक्चुअल माइनस डी एपरेंट। और डी एपरेंट कितना होगा? डी एपरेंट होगा डी एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू लिक्विड। ऐसा होगा ना भाई? अब होगा कि नहीं होगा? है ना भाई। पहले यहाँ बॉटम यहाँ पे फोकस करते थे, अब यहाँ फोकस नहीं, अब यहाँ फोकस करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप का फोकस मुझे चेंज करना पड़ेगा। पानी भरने के बाद में बॉटम थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, अब बॉटम पूरा उठ जाता है तो जहां बॉटम बनेगा वहीं तो मुझे फोकस करना पड़ेगा ना। तो पहले मैं यहाँ फोकस करता था, अब मैं यहाँ फोकस करूंगा, तो इतना शिफ्ट मुझे करना पड़ेगा। कंसेप्ट पकड़ में आया ना भाई? तो निकाल लो साहब, डी एक्चुअल कितना दिया हुआ है? 15 है ना। म्यू लिक्विड कितना है साहब? वाटर बोल दिया, वाटर बोल दिया मतलब कितना? 4/3। तो एस का वैल्यू कितना आएगा साहब? 15 माइनस 45/4, ये होगा 60 माइनस 45, तो 15/4 है कि नहीं भाई? अब है भाई, इतना शिफ्ट हो जाएगा है ना। माइक्रोस्कोप का फोकस इतना शिफ्ट होगा। मतलब पहले जहां पर आप फोकस करते थे अब वहां फोकस नहीं करेंगे, उससे थोड़ा ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा थियोरेटिकली पूछे इतना शिफ्ट कहाँ करें माइक्रोस्कोप को? ऊपर की नीचे? अरे ऊपर की नीचे, हाँ ऊपर। चलो एक क्वेश्चन और लो। वो आ गया सबका? हो गया भाई? हाँ भाई ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों क्वेश्चन समझ पा रहे हो भाई? यस और नो बोलो भाई जल्दी। हाँ भाई ऑनलाइन वालों समझ पा रहे हो? यस और नो, तो कुछ बोलो। अच्छा हाँ सर बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है ना। अब ऑनलाइन वाले बच्चों से जवाब मांगूंगा मैं। ये देखो साहब, एक कॉइन रखा हुआ है बर्तन के पेंदे पर, बॉटम पर। ऊपर रख दिया एक एक यहाँ पर ग्लास क्यूब है ना, इसके ऊपर एक ग्लास क्यूब लाके रख दिया। कॉइन के ऊपर क्या रख दिया? ग्लास क्यूब। थिकनेस कितनी है इसकी? 6 सेंटीमीटर। अब बाकी हिस्से में पानी भर दिया, अब बाकी हिस्से में पानी भर दिया। लो साहब, ये लो साहब वाटर भर दिया, बाकी हिस्से में पानी भरा हुआ है ना। इस पूरे बर्तन की टोटल डेप्थ है 14 सेंटीमीटर है ना। ये भर दिया साहब पानी, ये वाटर। अब तुम ऊपर से देखते हो साहब, तो नॉर्मली देखते हो, तो देखें, बताओ सिक्का कहाँ नजर आएगा? 14 पे नजर आएगा? क्या सिक्का 14 पे नजर आएगा?
14 से ज्यादा पर कम पे। तो ये जो होगा ये एक की वजह से होगा कि दोनों की वजह से? हाँ, एक ग्लास का स्लैब मान लो, एक पानी का स्लैब मान लो, और दो की वजह से तुम निकाल दो, है ना। तो डी एपरेंट कितना बोलेंगे, या लिखो पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है। लिखो लिखो क्वेश्चन में, फाइंड आउट apparent depth of coin, find out apparent depth of coin, apparent depth of coin, find out apparent depth of coin। कॉइन की apparent depth बताइए साहब, कहां नजर आएगा, कैसा नजर आएगा? ठीक है भाई, उठा हुआ नजर आएगा, सबको पता है। अबे सबको पता है, थोड़ा सा उठा हुआ, अबे यहाँ दिखेगा यार, अबे यहाँ कहीं दिखेगा। तो ये apparent depth पूछ रहा है आपसे। तो अब दो की वजह से मैंने आंसर निकालना आपको सिखाया। डी एपरेंट क्या बोलेंगे भाई? पहला कौन है साहब, ये यहाँ पर थिकनेस बोले किसकी, तो ग्लास की, डिवाइड बाय म्यू ग्लास। और दूसरी थिकनेस किसकी, वाटर की, डिवाइड बाय म्यू वाटर। अबे दो की वजह से तो दोनों को सम करोगे ना, है ना। अब बताओ ग्लास की थिकनेस कितनी है? ग्लास की थिकनेस 6 है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 3/2। वाटर की थिकनेस कितनी हो जाएगी? वाटर की थिकनेस ये टोटल 14 था, तो ये 8 हो जाएगा भाई। अबे 8 हो जाएगा यार भाई, समझो ना, पूरा 14 था, ये -6 करोगे तो 8 आएगा ना। अबे आएगा कि नहीं? 8 आ गया। म्यू वाटर कितना है? म्यू वाटर है 4/3, होगा कि नहीं, है ना। ये सॉल्व करें तो ये आ गया साहब 4, है ना। और ये कितना आ गया साहब, ये 6। 4 और 6 तो आंसर कितना, 4 और 6 तो आंसर कितना, 10 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं? अबे आगे ना बोलो, अबे बोलो भाई, अबे कुछ समझ पा रहे हो, है ना। वास्तविक गहराई कितनी थी, बर्तन की वास्तविक गहराई थी 14। नजर कहाँ आएगा, ये सिक्का नजर कहाँ आएगा, 10 पे, है ना। तो बॉटम से कितना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट, हाँ 4 शिफ्ट, उठा हुआ नजर आएगा भाई। वास्तव में जहां था वहां नहीं दिखेगा, कहीं और दिखेगा। बेटा एक डी ले ले तू, डी ये ले, डी जी, और ये ले डी डब्ल्यू। अबे दो के लिए फॉर्मूला बताया था ना मैंने तेरे को, ये यहाँ पर T/μ1 प्लस T2/μ2 ऐसा बताया था ना। अभी थोड़ी देर पहले पन्ना पलट, 3 होते तो 3 लेता, 4 होता तो 4 लेता। अब तो डेप्थ ले ले यार, तू साइन कन्वेंशन में कहाँ फंस रहा है? तेरे को बोर्ड का एग्जाम देना है, तेरे को बोर्ड का एग्जाम देना है क्या? साइन कन्वेंशन के नंबर है क्या? नंबर किसके, आंसर के है ना। कॉन्सेप्ट पकड़ में आया तेरे को कि टी को डी बोल रहे हैं, है ना। ये स्लैब थी, तू कंफ्यूज होता डी देख करके, इसलिए टी लिख दिया मैंने, है ना। तो एक एक कांच की स्लैब, एक पानी की स्लैब, ऐसा मान लो। कोई समझ रहा है? लो साहब, दो अलग अलग इमिक्सिबल लिक्विड्स दे रहा हूं, दोनों अलग अलग। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इनका 1.5 म्यू, और दोनों की डेप्थ बराबर है, मतलब ये थिकनेस बराबर है, देखो, है ना। ये दो जेली जमा दी एक के ऊपर एक, समझ रहे हो, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एक का 1.5 म्यू, और दोनों बराबर बराबर, दिख रहा है आपको? अब ये बोल रहा है कि ऊपर से देखते हैं। वे देखोगे तो ऊपर से ही ना, वे नीचे बैठ के देखोगे क्या, ऊपर से देखोगे, वे देखोगे, देखा ऊपर से। ये बोल रहा है कि जो बर्तन की गहराई है ना, वो एक्चुअल गहराई की 50% नजर आती है, इसकी डेप्थ एक्चुअल डेप्थ की 50% नजर आती है। तो बोल रहा है कि इस म्यू का वैल्यू बताइए। ये म्यू, जो क्वेश्चन दिखा रहा ना म्यू, अरे म्यू दिख रहा है ना, म्यू लिख लो क्वेश्चन, लिख ले। इफ डेप्थ ऑफ कंटेनर, if depth of container is appeared 50% of actual depth, is appeared at 50% of actual depth, 50% of actual depth. Find out, find out, find out value of mu, find out value of mu। म्यू का वैल्यू बताइए सर, अगर एक्चुअल डेप्थ का 50% है तो म्यू का वैल्यू बताइए, म्यू का वैल्यू बताइए, ऐसा पूछ रहा है।
क्वेश्चन समझ रहे हैं? अरे समझ पा रहे हैं? ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ये यहां नजर आ रहा होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एपरेंट डेप्थ एक्चुअल का 50% है, मतलब मैं आपसे बोलूं तो एक्चुअल का आधा हो गया ना। अभी 50% का मतलब एक्चुअल का आधा। बताओ एक्चुअल डेप्थ कितनी है? एक्चुअल डेप्थ कितनी है, डी या 2D? हाँ, एक्चुअल डेप्थ 2D है। ये 2D/2 मतलब आपको एपरेंट डेप्थ डी नजर आ रही है ना? एपरेंट डेप्थ डी नजर आ रही है भाई। अब एपरेंट किसकी वजह से होगा, एक की वजह से कि दोनों की वजह से? हाँ, तो पहले का क्या लिखेंगे, D/μ, दूसरे का D/1.5 म्यू, दोनों की वजह से। वो दोनों की वजह से, समझ रहा है? निकाल ले म्यू, निकाल फटाफट, बताओ। सॉल्व करो इसको, म्यू आ गया, डी से डी कैंसिल, म्यू का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व करो। फाइव बाय थ्री। अरे सॉल्व करना है यार, क्या बचा, डी से डी कैंसिल, ये डी से डी कैंसिल तो 1 = 1/म्यू, ये 1.5 को 3/2 तो ये 2/3 म्यू हो रहा है। और सॉल्व करें, ये 1 = 3 म्यू, ये 3+2, ये सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा साहब, 5/3 म्यू। तो म्यू का वैल्यू कितना, 5/3, म्यू का वैल्यू 5/3 आ रहा है भाई। बस सिंपल कैलकुलेशन। भाई दो हैं तो दो की वजह से होगा, ये पहले की वजह से, दूसरे की वजह से। और अपने डेप कितनी है खुद ही दे रहा है, बोला एक्चुअल की 50% है, खुद ही दे रहा है वो तो, वो खुद ही दे रहा है, पूछ नहीं रहा, दे रहा है तुम्हें, इसको देकर के म्यू पूछ रहा है। बहुत आसान। अरे कंसेप्ट पकड़ में आया, अरे बात पकड़ में आई। चलो एक और क्वेश्चन देखो फिर, हो गया सबका ये। एक अच्छा क्वेश्चन और देखो, बना लिया? बना लिया तो आए अगले क्वेश्चन पे, बन गया? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो बाद में बनाओ, पहले क्वेश्चन देखो, वो देखो बगल में, देखो वो क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या पूरा भर रहा है क्या? आज तक अभी पूरा पूरा भरते थे अपन, ये पूरा नहीं भर रहा है ना। 21 सेंटीमीटर डेप्थ का कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये बोल रहा है कि हमें आधा भरा हुआ नजर आता है। क्या बोल रहा है, आधा भरा हुआ नजर आता है, ऐसा बोल रहा है ना? मतलब होता है ना वो मोटिवेशनल स्पीकर, तुमने सुने हो वो मोटिवेशनल स्पीकर, है ना? बोले ग्लास आधा खाली है, ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो आधा भरा हुआ है। होता है ना, कई मोटिवेशनल स्पीकर देखे हो, है ना? दिमाग बांधने का काम करते हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जोश में, है ना, और लोग मान लगते हैं हाँ, है ना? मतलब ये मुझे मतलब ये आपको बोलते हैं कि साहब, मतलब क्या करते हैं कई लोग तो और एक्सट्रीम पहुंच जाते हैं। कई बोलते हैं ना कि ग्लास आधा खाली है, ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो कि आधा भरा हुआ है ना? कई उससे भी आगे बढ़ते हैं, बोले ऐसा बोलो पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से, है ना? तो मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनो। अब मुझे बताओ, अगर आधा भरा हुआ है तो आधा भरा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब आधा भर रहा है क्या? मुझे बताओ, अगर तुम्हें आधा भरा हुआ दिखता है, ग्लास तुम्हें आधा भरा हुआ दिखता है, क्या वास्तव में आधा भर रहा है क्या? आधे से ज्यादा भरा भरेगा, कम भरेगा? तो ज्यादा भरेगा। तुझे जो दिखता है वास्तव में उससे ज्यादा होता है। तुझे जो गहराई नजर आती है, वास्तव में गहराई उससे ज्यादा होती है कि नहीं? अगर तुम्हें होती है यार, मतलब बर्तन की बात कर रहे हैं मन, भावनाओं को समझो। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें बर्तन आधा भरा हुआ दिख रहा है तो वास्तव में आधा भर रहा है क्या? आधे से ज्यादा भर रहा है कि नहीं? तो उस मोटिवेशनल स्पीकर को फिजिक्स समझाओ कि वो बोलता है कि वो मतलब जोश में आके बोलते हैं कि आधा भरा है, नहीं आधा खाली है ना? ऐसा मत बोलो आधा खाली, आधा भरा है। तो तुम्हें अगर आधा दिख रहा है तो वास्तव में आधा भरा ही नहीं, आधे से ज्यादा भरा है। फिजिक्स क्या बोलती है, आधा नहीं भरा आधे से। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, कितना भरा है? अगर तुम्हें आधा भरा हुआ दिख रहा है, अगर तुम्हें आधा भरा हुआ दिख रहा है तो बताओ कितना भरा हुआ है? लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो। मैं बोले आधे से ज्यादा, एग्जैक्ट निकालना है कितना, लिखो। If container appeared half filled with water, if container appeared half filled with water, half filled with water, half filled with water, find out find out actual find out actual depth of water in a container.
एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटर इन ए कंटेनर, एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटर इन ए कंटेनर। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों जवाब देना है भाई। ऑनलाइन वालों क्वेश्चन समझ में आ गया? ये बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर बर्तन की गहराई है और हम देखते हैं तो आधा भरा हुआ दिखता है। तो आपसे बोल रहा है कि वास्तव में गहराई बताओ। 1/4। हाँ भाई, सोच रहे हो? सोच रहे हो? देखो, ऑनलाइन वालों से पूछो आंसर दिया कि नहीं दिया। ऑनलाइन वालों टाइप करो, किसी का आया? अरे ऑनलाइन वालों क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले हाँ या ना करो। ऑनलाइन वालों बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना करो। अबे यस और नो कुछ तो बोलो। अबे अंगूठा ही दिखा दो। ऑनलाइन वाले बच्चों नाम लूं मैं? अबे नाम लूं उससे पहले अंगूठे आ गए। चलो बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। अगर क्वेश्चन समझ गए तो आंसर बताएं। कितना? 14 भी गलत है, 16 भी गलत है। चलो मैं ही बताता हूँ, सुनो। 17 गलत है, अब सुनो। अरे तुक्के, बस तुक्के हैं। हैं? जबरदस्ती है ना? चलो आओ भाई समझो। देखो सुनो, 10.5 हो सकता है, किसी किसी बातें कर रहा है, किसी किसी बातें कर रहा है। तुझे जो दिखता है वास्तव में उससे ज्यादा होता है। अगर आपको आधा भरा हुआ दिख रहा है तो आधे से ज्यादा भर रहा है। अबे तो ऊपर से कहूँ, ये मैं क्या नीचे से देख के बोल रहा हूँ क्वेश्चन? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या नीचे से देख रहा था? इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में भी अपरेंट डेप्थ तो ऊपर से दिख रहा था ना, तो एक्चुअल से कम दिखती थी ना। और इसका मतलब वास्तव में तुझे दिख रहा है उससे ज्यादा होती थी। तो अभी अगर तू आधा भरा हुआ दिख रहा है, तेरे को 10.5 दिख रहा है, तो 10.5 नहीं भरा हुआ, 10.5 ज्यादा भरा हुआ है। तेरे को स्केल लेके नापना नहीं है, तेरे को फिजिक्स लगा के बताना है ना? अब सुनो, चलो समझो समझो, नहीं नहीं अब सुनो मेरी बात सुनो। चलो क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन दोबारा समझो, फिर कैसे कर रहे हैं उसको समझो। ये बोल रहा है कि बर्तन में पानी कितना भरे ताकि आधा भरा हुआ दिखाई दे। सबके दिमाग में बात आ गई होगी, आधे से ज्यादा भरा होगा तभी तो आधा दिखेगा, है ना? आधे से ज्यादा भरा होगा मतलब आंसर 10.5 से ज्यादा आएगा। भाई बर्तन की गहराई 21 सेंटीमीटर है, इसका आधा 10.5 होता है, तो डेफिनेटली 10.5 से ज्यादा ही आएगा। चलो हम कितना आएगा वो निकालते हैं। मान लिया एक्स भरा, मान लिया एक्स भरा, तो बताओ हवा कितनी रहेगी? अरे पानी अगर एक्स भरा तो हवा कितनी रहेगी? अब हवा रहेगी 21 - x। अब रहेगी कि नहीं? तो हमें क्या पूछ रहा है? हमें एक्स पूछ रहा है ना। अब ये एक्स ही तो पूछ रहा है। अब मुझे बताओ हवा में कितना दिखाई देगा? हवा में कितना हिस्सा दिखाई देगा? हवा में दिखाई देगा 21 - x। हवा में कोई गलतफहमी होगी क्या? लेकिन पानी का कितना दिखाई देगा? x/μ। अगर पानी का कितना दिखाई देगा? पानी का एक्चुअल कितना है? x। दिखेगा कितना? x/μ। अब तुम्हें आधा खाली दिखता है, आधा भरा दिखता है, मतलब जितना खाली दिखता है उतना भरा दिखता है। अबे आधा खाली तुम्हें बोल रहा है, आधा भरा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? आधा खाली है, इसका मतलब जितना खाली दिखेगा उतना ही भरा दिखेगा ना। खाली कितना दिखेगा? खाली दिखेगा 21 - x। और भरा कितना दिखेगा? भरा दिखेगा x/μ। भरा हुआ दिखेगा x/μ। हाँ कि ना बोलो? अबे कुछ बोलो। हेलो हेलो, ये आवाज क्यों कर रहा है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं?
चलो देखो भाई, आवाज गड़बड़ कर रहा है। चलो क्वेश्चन समझो। देखो, जितना तुम्हें बोल रहा है कि 50 आधा भरा हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली तुम्हें आधा खाली भी तो दिख रहा होगा। मुझे बताओ, खाली खाली वाले हिस्से में कोई गलतफहमी होगी क्या? खाली वाला हिस्सा तुम्हें 21 माइनस एक्स दिखेगा कि नहीं? खाली हिस्सा तुम्हें दिखेगा 21 माइनस एक्स, और भरा हुआ हिस्सा कितना दिखेगा? एक्स बाई म्यू। दोनों बराबर दिखते हैं, दोनों को बराबर कर दो। तो बराबर कर दो यार, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। 21 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाई म्यू, है ना। एक्स का वैल्यू निकालना है, म्यू का वैल्यू कितना? 4/3। ये 21 इक्वल टू कितना? ये आ गया 7/4x। तो x इक्वल टू कितना? 12 सेंटीमीटर आ रहा है भाई। x बराबर 12 सेंटीमीटर। सभी कर रहे हैं, सभी। ये बंद कर रहा हूँ ना तो भी कर रहे हैं। ये बंद कर दिया। हाँ भाई, ये क्वेश्चन समझ गए भाई? अरे कंसेप्ट पकड़ में आ गया? दोबारा तो नहीं बताना? दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो। दोबारा बता रहा हूँ, एक बार फिर सुन लो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुम्हें बर्तन आधा भरा हुआ दिखता है, ऐसा बोल रहा है। ये बोल रहा है कि आधा भरा हुआ दिखता है, तो बताओ वास्तव में कितना भरा हुआ है। अब मैंने मान लिया x भरा हुआ है, तो मुझे दिखेगा क्या? मुझे x बाई म्यू दिखेगा। अरे x बाई म्यू भरा हुआ दिखेगा। अगर x बाई म्यू भरा हुआ दिखेगा, तो खाली कितना होगा? भाई खाली कितना हो? खाली भी तो उतना ही होगा ना, भाई होगा कि नहीं? अगर x बाई म्यू तुम्हें भरा हुआ दिखता है, तो खाली भी उतना ही दिखता है। अब खाली हिस्सा इतना था, भरा हिस्सा इतना था, दोनों को बराबर कर दो, आंसर है। अबे देखो ना, इसमें कोई गलतफहमी होनी नहीं है। गलतफहमी इसमें होनी है। और इसमें मुझे क्या दिखेगा? एक्चुअल एक्स है तो एक्स बाई म्यू दिखेगा, और खाली कितना दिखेगा? 21 माइनस एक्स। ये दोनों को बराबर करके सॉल्व करते हैं तो आंसर आ गया। आ रहा है भाई? अरे समझ पा रहे हो? अबे जाग रहे हो? चलो एक क्वेश्चन और देखो। ये अप्रेंट से तो किया भाई, ये डी अप्रेंट से तो किया। ये क्या लगाया? डी अप्रेंट तो लगाया। हाँ, वैसे करना चाहे तो दो स्लैब मान फिर, एक हवा की स्लैब, एक पानी की स्लैब। हवा की वजह से शिफ्ट प्लस पानी की हवा की वजह से अप्रेंट डेप्थ प्लस पानी की वजह से अप्रेंट डेप्थ इज इक्वल टू जो बोल रहा है उसके बराबर कर दे, है ना। वो हवा की वजह से वही होगी। ठीक। चलो आओ, अगला क्वेश्चन देखो। अबे दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के फटाफट देख लो। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये बोल रहा है एक बर्तन में पानी भर दिया साहब, ये एक कंटेनर में वाटर भर दिया, दिख रहा है भाई। और ऊपर एक लट्टू जल रहा है साहब, ये लटका हुआ लट्टू जल रहा है। कितनी हाइट पर? 12 सेंटीमीटर। अब पानी की सरफेस पर तुम अपना थोबड़ा देख सकते हो क्या? अबे इमेज देख सकते हो क्या? है ना। इमेज किसकी वजह से दिखेगी? रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना भाई। उतनी चमकीली नहीं दिखेगी जितनी कांच में दिखती है, लेकिन फेंट थोड़ी बहुत धुंधली धुंधली तस्वीर दिखेगी नहीं दिखेगी? चलो, ये बोल रहा है कि बल्ब का इमेज बनता है पानी में, है ना। और ये बोल रहा है कि हमें हमें इस बर्तन के बॉटम पे दिखाई देता है, और इस बल्ब का इमेज बर्तन के पेंदे पे दिखाई देता है। तो बोल रहा है इस बर्तन की डेप्थ बताओ, एक्चुअल डेप्थ बताओ। लिख लो क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखो। लिखो, इफ image of bulb if image of bulb if image of bulb is appeared image of bulb is appeared at bottom point of container, at bottom point of container. Image of bulb is appeared at bottom point of container. Then find out actual depth of container. Find out actual depth of container. Actual depth of container. ठीक है, ये बोल रहा है साहब लट्टू जला दिया। अब ये लट्टू की जो इमेज है ना, हमें इस बर्तन के पेंदे पे दिखाई देती है, बर्तन के बॉटम पे दिखाई देती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताओ
वास्तव में इसकी गहराई कितनी है, इस बर्तन की गहराई कितनी है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां जो लट्टू की इमेज बनेगी वो किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन। किसकी, कहां से रिफ्लेक्शन होगा, इसकी सरफेस से। ये प्लेन मिरर का काम करेगा कि नहीं, प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनती है। कहां पर, सामने की पीछे। तो भैया यहाँ ये लट्टू की इमेज नीचे बनेगी, है ना। अब लट्टू की इमेज मान लिया यहाँ बन रही है, तो आपको बोल रहा है कि ये बॉटम पे बनती हुई नजर आ रही है। अब बॉटम पे अगर इमेज बनती हुई नजर आ रही है तो मुझे एक बात बताओ, क्या बॉटम अपनी जगह पे होगा क्या, क्या बॉटम अपनी जगह पे होगा क्या। बॉटम तो खुद यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना। बात समझ रहे हो ना यार, ऊपर से देखेंगे तो बॉटम तो खुद अपनी जगह पर नहीं होगा, ऊपर होगा। तो ये जो 12 सेंटीमीटर तुम्हें दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एक्चुअल डेप्थ या एपरेंट डेप्थ। हाँ, ये एपरेंट डेप्थ है। ये 12 सेंटीमीटर क्या है साहब, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, और एक्चुअल डेप्थ क्या होगी, एक्चुअल डेप्थ ये होगी। अबे होगी कि नहीं, अबे हाँ कि ना बोलो, है ना। अब एक्चुअल डेप्थ निकालने को बोल रहा है साहब, है ना। यहाँ सॉल्व फॉर्मूला लगा लो साहब, डी एपरेंट बराबर डी एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू वाटर, है ना। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे डी एक्चुअल निकालना है, ये होगा डी एपरेंट इंटू म्यू वाटर। डी एपरेंट कितना है, डी एपरेंट है 12, म्यू वाटर कितना है, म्यू वाटर है 4/3। ये सॉल्व करते हैं तो 16 सेंटीमीटर आ रहा है भाई। अबे आ रहा है, कोई समझ पा रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और था, घंटी बज गई, बताऊं अभी, करवा दूं या कल दूं, कल फर्जियो, है ना। मैं भी 10 मिनट लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, ले लूं। यार वैसे मजे नहीं आते, जोर जबरदस्ती में मजे नहीं आते। चलो फिर कल कल कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट है साहब, एक क्वेश्चन और कराऊंगा एनसीईआरटी का, उसके बाद टीआईआर। कल लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कल ही कराऊंगा तो। नहीं 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 दिखाऊंगा तो, कल ही कराऊंगा मैं तो। चलो भाई, कोई डाउट हो तो मोबाइल पे पूछ लेना ऑनलाइन वालों, है ना। मिलते हैं कल।